सब्सक्राइब कीजिए विश्वकर्मा जी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को टेक्निकल सब्जेक्ट और लेटेस्ट टेक्निकल न्यूज के वीडियो फ्री में पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के कंपाइलर डिजाइन लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज आपका जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोज सी प्लस प्लस जावा या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिखते हैं, कोड करते हैं, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस कैसे करता है कि अगर हम देखें तो हमेशा हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में। जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे मुझे प्रोग्रामिंग करना होता है, जैसे मुझे जावा पे करना है तो हम जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, सी पे करना है तो टर्बो सी हम यूज करते हैं जनरली विंडोज सिस्टम के लिए। एक तो आपका सॉफ्टवेयर हो गया, क्या उसके अलावा भी किसी चीज की मुझे नीड पड़ती है? मीन्स अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो क्या क्या प्रोसेस करता है, कैसे आपके सिस्टम में प्रोसेस करता है, उसी चीज को हम डिटेल में लुक करते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम, तो अगर हम यहां देखें तो इस सिनारियो को यहां पे हम देख सकते हैं कि सोर्स प्रोग्राम आपका एक होगा हाई लेवल लैंग्वेज में, या एचएलएल मींस हाई लेवल लैंग्वेज। सोर्स प्रोग्राम मींस कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज में हम प्रोग्राम करेंगे, सी का होगा, सी प्लस प्लस या जावा, उसमें जो भी हम कोडिंग करते हैं वो आपका कौन सा लैंग्वेज होता है? हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम होता है। सबसे पहले आपका जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिनारियो है, आपका कोई भी प्रोग्राम होगा, वो सी में लिखा हो चाहे किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, सबसे पहले किसके पास जाएगा? प्री प्रोसेसर के पास। प्री प्रोसेसर क्या करता है? लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम का प्री प्रोसेसर करता है आपके हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है प्योर हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम के नाम से भी उसको जानते हैं। इसमें जनरली दोस्तों होता क्या है, इसको हम देखते हैं। प्री प्रोसेसर जनरली आपका मैक्रो एक्सपेंशन, अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो वहां पे हम जनरली देखते हैं हैश डिफाइन लाइन होता है या हैश इंक्लूड लाइन होता है। तो ये दोनों लाइन या किसी कोई भी हैश के साथ कोई भी लाइन है तो सारे किस में आते हैं? प्री प्रोसेसर में। तो प्री प्रोसेसर करता क्या है कि इन दोनों लाइन को उनका अगर प्रोग्राम में यूज है तो उसको इंक्लूड कर लेगा, यूज कर लेगा, और इन दोनों लाइन को क्या करेगा? प्रोग्राम से आपका रिमूव कर देगा। मींस जो प्योर हाई लेवल लैंग्वेज या मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम बनेगा वहां पे प्री प्रोसेसर की कोई भी लाइन नहीं होगी। यही आपका क्या होगा? प्री मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम। एग्जाम्पल तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे कि यहां पे अगर हम एक प्रोग्राम देखें तो यहां पे मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है हैश इंक्लूड studio.h हैश डिफाइन B10। मैंने यहां पे हैश डिफाइन यूज किया मैक्रो का और एक इंक्लूड यूज किया मैक्रो के प्री प्रोसेसर का। तो प्री प्रोसेसर आपका करेगा क्या? जैसे ये सोर्स प्रोग्राम यहां पे ऐसे इनपुट जाएगा यहां प्री प्रोसेसर के पास, तो ये क्या करेगा? हैश इंक्लूड studio.h है, मींस studio.h क्यों यूज करते हैं हम? जनरली आपका जो दो एक स्कैनअप और प्रिंटफ लाइन का जो यूज होता है, इनपुट और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्कैनअप और प्रिंटफ का जो यूज होता है सी प्रोग्राम में लाइन का प्री डिफाइंड फंक्शन का, वो यहां से हेडर फाइल से studio.h हेडर फाइल से वो कॉल कर लेता है प्रोग्राम में और उसको रिमूव कर लेगा। तो जैसे इस लाइन को आया, प्री प्रोसेसर क्या करेगा? आपका प्रिंटअप स्कैनअप को अगर प्रोग्राम में यूज है तो उसको वहां पे इंक्लूड कर लेगा और इस लाइन को क्या करेगा? रिमूव कर देगा। ऐसे ही हैश डिफाइन का अगर यूज आ गया तो हैश डिफाइन B10 है, तो B10 मींस प्रोग्राम में कहीं पे भी बी यूज हुआ होगा उसकी जगह 10 से उसको रिप्लेस कर लेगा। तो अगर इस प्रोग्राम में देखें तो बी कहीं पे आ रहा है, इस प्रोग्राम बी यहां पे आ रहा है, मींस प्रोग्राम में जहां पे बी यूज हुआ होगा उसकी वैल्यू किससे रिप्लेस कर लेगा? 10 से। तो यहां पे कर लेगा इसकी वैल्यू 10 और इस लाइन को क्या करेगा? रिमूव कर देगा। अब जो ये जो लाइन ऑफ कोड बना, इसी लाइन को हम क्या कहेंगे? प्योर हाई लेवल लैंग्वेज या मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम। ये काम किसका था? प्री प्रोसेसर का। अब प्री प्रोसेसर जो आउटपुट आया प्योर हाई लेवल लैंग्वेज, यही एज ए इनपुट जाएगा किसके पास? कंपाइलर के पास। कोई भी कंपाइलर मींस जो आपका सॉफ्टवेयर, जैसे टर्बो सी अगर हम यूज कर रहे हैं तो टर्बो सी का कंपाइलर है वहां पे, तो टर्बो सी के पास जाएगा आपका ए सोर्स मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम। ये क्या करेगा आपका? कंपाइलर जनरली अगर हम जनरल कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर क्या करता है? किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज या सोर्स प्रोग्राम को उसको टारगेट प्रोग्राम या उसको हम कह सकते हैं टारगेट असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है। और कंपाइलर आपका हमेशा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से मतलब कि यहां पे डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम, अगर सपोज करो कि मैं अगर सिस्टम यूज कर रहा हूं जहां पे इंटेल प्रोसेसर यूज है, कोई और यूज कर रहा है, उसके प्रोसेसर क्या है? AMD प्रोसेसर है, मैं
विंडोज यूज कर रहा हूं, कोई सपोज करो कि लाइनक्स या उबंटू यूज कर रहा है, तो यहां पे जो कोड होगा वो मैटर नहीं करेगा किस पे कि प्लेटफॉर्म कि वो आपका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम या उसका प्रोसेसर कौन सी कंपनी का है, वो डिफरेंट डिफरेंट पे एक ही कोड आपका सारे पे रन कर जाएगा। इसी को हम कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। कुछ जगह आपको मिलता होगा कि अगर किसी बुक में देखेंगे तो सी लैंग्वेज को केवल कहा जाता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, तो वहां पे भी एक कंफ्यूजन आपको मैं दूर कर दूं कि सी लैंग्वेज जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम तो आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन सी लैंग्वेज जो आउटपुट मिलता है, जो EXE फाइल लास्ट में बनती है, वो आपका होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। केवल सी लैंग्वेज के केस में ऐसा होता है, बाकी सारे हाई लेवल लैंग्वेज के जो कंपाइलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब कंपाइलर क्या काम करेगा, जो आपका प्योर हाई लेवल मॉडिफाइड सोर्स कोड है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, टारगेट असेंबली कोड, मींस एक असेंबली कोड में कन्वर्ट करेगा, और ये टारगेट असेंबली कोड आपका किसके पास जाएगा, असेंबलर के पास। हर सिस्टम में असेंबलर होता है। असेंबलर क्या होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट से कहने का मतलब कि हर कंप्यूटर सिस्टम का, अगर वो इंटेल है तो उसका इंटेल, और अगर सपोज ये एक्सपी यूज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है तो उसका अब जो असेंबलर होगा वो अलग होगा, और जो दूसरा सिस्टम सपोज करो कि कोई AMD प्रोसेसर यूज कर रहा है और वहां पे अगर उबंटू यूज कर रहा है तो उसका क्या होगा, असेंबलर अलग होगा, मींस दोनों का कोड क्या होगा, डिफरेंट होगा। वहां पे अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग असेंबलर काम करेगा। इसी को हम कहते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। में क्या काम करता है, आपका कंपाइलर के थ्रू जो आउटपुट जनरेट होता है असेंबली, टारगेट असेंबली कोड, इसको एज ए इनपुट लेता है और जनरेट करता है आपका ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है। ऑब्जेक्ट फाइल क्या होता है दोस्तों, समझिए यहां पे जैसे सी लैंग्वेज, सपोज कीजिए कि यहां पे मैंने दो प्रोग्राम बना रखा है। एक का प्रोग्राम का नाम है, फाइल नेम है a.c, दूसरे प्रोग्राम का फाइल नेम है b.c। अगर हम दोनों में देखें तो यहां पे जैसे मैंने प्री प्रोसेसर में यहां पे 2 लाइन था, दोनों लाइन रिमूव कर दिया, उसकी वैल्यू यहां पे ऐड कर लिया, तो अब a और b की 2 वैल्यू है जो कि पास होगी कहां पे, इस ऐड फंक्शन के पास, और रिटर्न करेगा किसको, सी के पास रिटर्न करेगा और यहां पे प्रिंट करेगा। अगर इस फंक्शन देखो तो ये मैं दूसरे फाइल में इसको यहां पे दूसरे फाइल में उसका कोडिंग कर रखा है इस फंक्शन का। तो ये जनरली फंक्शन किस लिए है, ऐड करने का। दो नंबर इसके पास यहां से आए, ए और बी, 20 और 10 यहां पे आएंगे, ए ऐड करके रिटर्न कर देगा 30 और 30 यहां पे प्रिंट कर देगा। तो इसी 2 फाइल की बात कर रहे हैं। अगर इसी 2 फाइल को हम कंपाइल करते हैं यहां तक, तो इसका जो असेंबली कोड होगा किसके पास जाएगा, असेंबलर के पास। असेंबलर क्या करेगा, इसको a.obj मींस a.obj फाइल और b.obj फाइल में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो फाइल होगी इसके पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट कोड, रीलोकेटेबल कोड, जिसको हम मशीन कोड भी कहते हैं। रीलोकेटेबल कोड से मतलब है कि जो आपका मेमोरी होगा, सपोज मेमोरी है तो मेमोरी में सारे क्या होते हैं, ब्लॉक में डिवाइड होते हैं, तो ये रीलोकेटेबल है, फिक्स नहीं होता किसी का कि a.obj यहां पे होगा और b.obj यहां पे होगा। एक कहीं पे भी मेमोरी में हो सकते हैं। अगर a.obj पहले पे है तो हो सकता है यहां पे b.obj कहीं और पे हो, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, रीलोकेटेबल कोड कहते हैं। तो असेंबलर का काम क्या है, जो आपका कंपाइलर द्वारा जनरेटेड असेंबली कोड था उसको कन्वर्ट करेगा कि इसमें मशीन कोड, जिसके या तो ऑब्जेक्ट कोड हम कह सकते हैं उसमें, और सी लैंग्वेज के केस में क्या कर देगा, उसको a.obj और b.obj फाइल में कन्वर्ट कर देगा। ये फाइल क्या होती है, मशीन कोड होती है, इसमें मशीन कोड होता है। और ये मशीन कोड, ये जो असेंबलर का आउटपुट होता है ऑब्जेक्ट फाइल, ये किसके पास जाता है, लिंकर के पास। लिंकर क्या होता है, लिंकर एक सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम अपना लिंकर प्रोवाइड करते हैं, मींस लिंकर विंडोज के लिए प्रोवाइड करेगा, लाइनक्स के लिए प्रोवाइड करेगा। तो अगर हम विंडोज सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वहां पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लिंकर प्रोवाइड करता है। लिंकर एक तरह से सॉफ्टवेयर है जो काम क्या करता है, लिंक द ऑब्जेक्ट फाइल मींस जितने भी ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट हुए इनको लिंक करना, क्योंकि यहां पे 2 फाइल है। अगर इन दोनों को हम सी लैंग्वेज के हैं, अगर इनको हम लिंक नहीं करेंगे तो क्या ये आउटपुट दे पाएंगे, आउटपुट नहीं दे पाएंगे। तो लिंक करना यहाँ पे जरूरी है। तो लिंकर का रोल क्या होता है, इन ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करना, और उसके साथ लाइब्रेरी फाइल, अगर कोई लाइब्रेरी फाइल यूज हुआ है प्रोग्राम में तो उस लाइब्रेरी फाइल को भी इंक्लूड वहां पे लिंक करके एक क्या आपका बना देगा, exe फाइल, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल जब बन गया
तो इसी एग्जीक्यूटेबल फाइल को कहां पे क्या क्या रूल होगा इसका, इसी एग्जीक्यूटेबल फाइल को मुझे मेन मेमोरी में लोड करना पड़ेगा। मेन मेमोरी में लोड करने के लिए एक और दूसरे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसका नाम हम कहते हैं लोडर। लोडर भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। एक इसका काम क्या है, लोड द एक्सी आर एग्जीक्यूटेबल फाइल इन द मेमोरी। इसको जो एक्सी फाइल या एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा इसको मेमोरी में लोड करेगा। मेमोरी से कंसेप्ट यहां पे प्राइमरी मेमोरी से है, रैम से है कि वो लोड कहां पे करेगा, प्राइमरी मेमोरी या रैम पे लोड करेगा। और जैसे लोड होगा आपका आउटपुट आपके सामने होगा। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि अगर इस लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम में देखें तो कंपाइलर का रोल केवल यहां पे ही है और बाकी ये सारे चीज आपको फीचर्स ये सारे असेंबलर से लेके मेमोरी लोडर, लिंकर, लोडर, मेमोरी, ये सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और प्री प्रोसेसर अलग पार्ट है। कंपाइलर केवल जिसको हम इस कंपाइलर को ही एक बहुत डिटेल में लुक लेना है मुझे कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट में। ये कंपाइलर जो प्योर हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है, वो कैसे करता है, उसके अंदर कौन कौन से फेज होते हैं जिसके थ्रू वो कन्वर्ट करता है, तो वहां पे हम उसको देखेंगे। एक चीज और यहां पे हम देख लें कि जो लिंकर है, लिंकर जैसे मैंने यहां पे डिस्कस किया कि फाइल को लिंक करेगा। लिंकर दो तरह के आपके आते हैं, स्टैटिक लिंकर और डायनेमिक लिंकर। स्टैटिक लिंकर क्या करता है, लिंक करेगा लिंकिंग बिफोर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन करने से पहले ही उसको लिंक कर देगा। जैसे सी लैंग्वेज जनरली एग्जीक्यूशन करने से पहले, एग्जीक्यूट करने से प्रोग्राम को पहले उसको सारे फाइल को लिंक कर लेता है। डायनेमिक में क्या होता है वो रन टाइम लिंक करता है, जैसे कि जावा में होता है। अगर यहाँ पे तीन बेसिक क्वेश्चन आपके और बन सकते हैं, जनरली पूछ दिया जाता है एग्जाम में, व्हाट इज कंपाइल टाइम, व्हाट इज लोड टाइम और व्हाट इज रन टाइम इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्या कहेंगे, कंपाइल टाइम क्या होगा आपका, द टाइम टेकन बाय कंपाइलर एंड असेंबलर बोथ, दोनों कंपाइलर असेंबलर दोनों मिलकर जितना टाइम लेंगे उसको हम क्या कहते हैं, कंपाइल टाइम। मींस किसी भी प्योर या मॉडिफाइड हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी मशीन लैंग्वेज में 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना या ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करने का में जितना टाइम लगेगा उसी को हम क्या कहेंगे, कंपाइल टाइम। लोड टाइम किसको हम कहेंगे, लिंकर और लोडर। लिंकर और लोडर का किसी सारे फाइल को लिंक करना और उसको मेमोरी में लोड करना, इन दोनों को मिला के जितना टाइम लगेगा इसी को हम क्या कहते हैं, लोड टाइम। रन टाइम किसको कहेंगे, जब मेमोरी में लोड हो गया उसके बाद कितने टाइम में वो कितने टाइम में रन करके रिजल्ट दिया उसी को हम क्या कहते हैं, रन टाइम। तो इस तरीके से लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आगे फर्दर लेक्चर में हम डिटेल में लुक लेंगे इस कंपाइलर के बारे में। केवल आपको ये जो कंपाइलर है इसी को थ्रू आउट सिलेबस आपको डिटेल में पढ़ना है, जिसको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है आपके सिलेबस में। और 5 यूनिट में कुछ इसके अलग अलग फेज होते हैं जिसके बारे में बात हम करेंगे। तो आज का लेक्चर दोस्तों कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।